हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी को अच्छे से समझा, उसी तरह हम लोग मनी एंड बैंकिंग पार्ट वन को समझेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फंक्शन ऑफ मनी को देखेंगे, एक्सचेंज रेट सिस्टम को देखेंगे, ठीक है, सिक्योरिटीज़ देखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देखेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स देखेंगे, मनी सप्लाई देखेंगे, मनी सर्कुलेशन देखेंगे, मनी क्रिएशन देखेंगे, मनी मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, आरबीआई का, और क्या देखेंगे, बेसल नॉर्म्स देखेंगे, और क्या हम लोग देखेंगे, फॉरेक्स स्वैप देखेंगे, करेंसी स्वैप देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, एफडीआई एफपीआई देखेंगे, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आगे आने वाला 2-3 वीडियो जो होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलो एक बार हमने जो पिछला क्लास में पढ़ा था उसको एक बार क्विक रिवाइज कर ले क्या, 5 मिनट के अंदर? ओके, ठीक है। चलो, पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या देखा था, हम लोगों ने क्या क्या देखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को देखा था, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी के वेरिएबल्स को देखा था। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने जीडीपी को देखा। जीडीपी क्या होता था, जीडीपी उसको बोलते थे कि फाइनल वैल्यू ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, जनरली इन अ फाइनेंशियल ईयर, इसी को हम लोग जीडीपी बोलते थे। अब जीडीपी के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एनडीपी देखा था, ठीक है। जीडीपी के बाद हम लोगों ने क्या देखा, एनडीपी देखा। एनडीपी में क्या हो रहा था, एनडीपी में क्या हो रहा था, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन हो रहा था, ठीक है। जहाँ पे भी नेट का बात है वहाँ पे डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है, वो हो रहा था। उसके बाद क्या देखा हमने, जीएनपी देखा। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी हम लोगों ने कल पढ़ा भी था पिछले दिन, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता था कि जीडीपी में से आप जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर रहे थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बताया था ना मैंने कि जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आउटसाइड द कंट्री, जो फॉरेन अब्रॉड में जाके जो अर्निंग कर रहे हैं, उसमें से माइनस करते थे किसको, जो जो फॉरेन रेसिडेंट है वो इंडिया में आके काम कर रहे थे उनको, ठीक है। तो एब्रॉड जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एब्रॉड में काम कर रहे थे, और जो फॉरेन रेसिडेंट है जो इंडिया में काम कर रहे थे, उसी को नेट फैक्टर इनकम बोला जा रहा था। अब जीएनपी में से हम लोग जब डिप्रिसिएशन को घटाते रहे थे तो क्या आ जा रहा था, एनएनपी आ जा रहा था, ठीक है। जीएनपी में से क्या घटाया, डिप्रिसिएशन को हमने घटाया तो एनएनपी आ जा रहा था। इसी को नेट क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें हमने देखा था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में हमने क्या देखा था, मार्केट प्राइस में हमने क्या देखा था कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो रहा था, एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो है प्लस हो रहा था, और माइनस सब्सिडी हो रहा था, यही हमने देखा था ना। ओके, तो मार्केट प्राइस का यही मतलब होता था। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो बेसिक प्राइस और फैक्टर, इसमें डिफरेंस देखा था, किसमें देखा था डिफरेंस, फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस में, ठीक है। तो जीवीए बेसिक प्राइस इज इक्वल टू क्या हो रहा था कि वहाँ पे फैक्टर कॉस्ट में जीवीए फैक्टर कॉस्ट में क्या हो रहा था, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी हो रहा था। और वही जब जीवीए मार्केट प्राइस में कर रहे थे तो जीवीए मार्केट प्राइस में क्या हो रहा था, ये एक्चुअली कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं, आप कन्फ्यूज होगे भी नहीं, ठीक है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो रहा था, तो मार्केट प्राइस में जीवीए बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स वहाँ प्रोडक्शन टैक्स विल बी ऑन द फैक्ट्री गेट, प्रोडक्ट टैक्स मार्केट में माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, यही देखा। तो हमने क्विक सपोज देख लिया, ओके। और आगे फिर और हमने क्या देखा था, हमने देखा था नॉमिनल एक्सचेंज रेट, हमने देखा था क्या, पीपीपी एक्सचेंज रेट, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था पर कैपिटा
जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी में क्या कर रहे थे हम लोग पॉपुलेशन को, जो ये जीडीपी को वाई माने थे और पॉपुलेशन को पी माने थे। उसके बाद जो भी आ रहा था उसको क्या बोल रहे थे, उसको पर कैपिटा जीडीपी बोल रहे थे। और अगर जो ग्रोथ हो रहा था पॉपुलेशन जितना भी जीडीपी में, ये वाई इज इक्वल टू जीडीपी, और पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रहा था उसको जो डिवाइड करके आ रहा था उसको क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे कि कितना परसेंटेज पर कैपिटा में ग्रोथ हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने नॉमिनल और रियल जीडीपी को देखा था। नॉमिनल में क्या देखा था, क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों हो रहा था। रियल में क्या हो रहा था, नॉमिनल में क्वांटिटी और प्राइस दोनों हो रहा था, लेकिन रियल में सिर्फ क्या हो रहा था, क्वांटिटी हो रहा था। प्राइस क्या था, प्राइस था कांस्टेंट। ये देखा हमने। और देख ले, और क्या देखा था हमने पीपीपी देखा। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इक्वल टू मैं क्या बताया था। हाँ, फिर हमने क्या देखा, प्रोडक्टिविटी देखा था। पहले इसको देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी देखा था, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल देखा था। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, वहाँ पे क्या देखा, आईकॉर देखा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, वो अच्छा नहीं है। हमने देखा था ना कि कैसे 5/1 अच्छा है कि 3/1 अच्छा है। ठीक है, तीन में तीन का कैपिटल लगा के एक आउटपुट मिल रहा है वो अच्छा है, कि 5 का कैपिटल लगा के आउटपुट मिल रहा है वो अच्छा है। ठीक है, हमने लैंड का भी प्रोडक्टिविटी देखा था। लैंड का प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते थे वो समझने के लिए किया था। ठीक है, इंक्रीमेंटल हम लोग समझ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने नॉमिनल एक्सचेंज रेट देखा था, एनईआर देखा था। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्या देखा था हम लोगों ने, कैसे डॉलर पर रुपी, मतलब डॉलर कितना, $1 में जैसे कि 80 रुपये को डिवाइड करके आ रहा था ना, 0.0125 डॉलर पर रुपी। ठीक था, यही तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट था। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। यही देखा था हम लोग, एक करेंसी का। ठीक है, और फिर पीपीपी में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि रुपी का परचेजिंग पावर। ठीक है, पीपीपी में हमने यही देखा था कि एक बर्गर जैसे कि यूएस में मिल रहा था $1 में और इंडिया में मिल रहा था 40 रुपये में, तो रुपी का परचेजिंग पावर जो है वो 40 रुपये के बराबर हो जाए, $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। ये देखा था पीपीपी में। हम लोगों ने रियल एक्सचेंज रेट देखा था, यूएस और इंडिया के के सेंस में। ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट देखा था, जिसमें क्या हो रहा था, अगर लेस देन हाफ आ रहा था, क्या आ रहा था लेस देन हाफ भाई, तो आर ई आर इज इक्वल टू, हमने बताया था ना जो फॉर्मूला का डिराइव करके आया था कि एन ई आर बाई पी पी पी। ठीक है, ये आ रहा था। तो एक हो गया एन ई आर, ये हो गया पी पी पी। अगर ऐसे करके देखोगे तो हाफ में क्या था, यूएस का ट्रेड लेस कम्पिटिटिव था। ठीक है, और जैसे जैसे अगर मान लो 2 हो जा रहा था तो यूएस का ट्रेड ट्वाइस कम्पिटिटिव हो जा रहा था। यानी कि अगर हम इंडिया में मान लो कि एक सामान कोई ₹1 में मिल रहा है, तो ₹1 में यूएस में 2 सामान मिलेगा, तो यूएस हमको क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। उसी अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में लोगे तो वैसे ही होगा। ठीक है, ठीक है, इंडिया के कंटेस्ट में अगर आर ई आर बढ़ेगा तो हम लोगों ने कैसे देखा था कि आर ई आर क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि अगर आर ई आर बढ़ जाएगा इंडिया में तो फिर अभी तो हम लोगों ने देखा कि यूएस हमको कर रहा था ना एक्सपोर्ट, आर ई आर बढ़ रहा था। तो ठीक है, तो फिर हम कैसे, आर ई आर बढ़ेगा तो हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर मतलब जो स्टैंडर्ड है उसके पे चलेंगे तो, और इंडिया का भी वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने यूएस का कंपेरिजन में देखा था। ठीक है, तो ये हमने पूरा रिवाइज कर लिया उसको। और नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग पार्ट। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। देखो, मनी एंड बैंकिंग में ना सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्रिएशन ऑफ मनी कैसे हुआ। ठीक है, क्रिएशन ऑफ मनी कैसे हुआ। ठीक है, मनी का ओरिजिन कहाँ पे है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो बार्टर एक्सचेंज रेट में होता था। कैसे होता था, बार्टर एक्सचेंज रेट मतलब कि एक सामान लो, जैसे कि मेरे पास चावल है, राइस है, ठीक है, और हमको लेना है टमाटर। तो पहले देखते थे ना, अभी भी गांव में जाओगे तो ऐसे ही होता है, दुकान में जाओगे तो गेहूँ धान चावल लेके जाओगे दुकान में, और दुकान से तुमको जो भी सामान लेना है, तेल लेना है, साबुन लेना है, आजकल भी मिलता है। लेकिन पहले के ज़माने में तो मतलब ऐसे ही होता था पूरा ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता था ना, यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो जाता था कि मतलब मान लो मेरे पास राइस है, ठीक है,
और हम क्या लेना चाह रहे हैं, जो है हमको चाहिए टोमेटो या पोटैटो, ठीक है, कुछ भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये टोमेटो जो बेच रहा है ना, उसको राइस नहीं चाहिए, उसको चाहिए व्हीट, ठीक है। तो ये तो मतलब डिसलकी हो गया ना, उसको तो मिल नहीं पाया। तो यही चीज़ समझाया जा रहा है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में, ठीक है। तो नाउ अब क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम होने लगता था इकोनॉमी में, ठीक है। तो फिर क्या किया हमने कि इसको इसको हटाने के लिए जो क्यों कम्बशन केस में, ठीक है, प्रोसेस बिकम क्या हो गया, कम्बशन हो गया। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, इंटरमीडियरी कमोडिटी को लॉन्च किया, ठीक है। मान लो कि आयरन और वाटर, ठीक है। तो मान लो आयरन और वाटर जो है वो तो ईजिली अवेलेबल है मार्केट में ना, मतलब एक मान लो कि ईजिली अवेलेबल है, आयरन तो खैर ईजिली इतना अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन वाटर तो सबके पास है, मानने के लिए बात बोलते हैं ईजिली अवेलेबल है। और इसको हम लोग एक कॉमन इंटरमीडियरी कमोडिटी बना लें, इसी से हम लोग सामान को खरीदेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि जब भी तुम वाटर और आयरन आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सामान जो है हम लोग के पास वो तो लिमिटेड में है, और आयरन और वाटर इजीली अवेलेबल है। अब मान लो कि किसी को आयरन वाटर नहीं चाहिए, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी बहुत है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसी के लिए हम लोगों ने बाद में सोसाइटी ने किसको अडॉप्ट किया, मान लो कि गोल्ड और सिल्वर को अडॉप्ट किया, ठीक है, कि उसके बेसिस पे हो जाएगा। लेकिन गोल्ड में भी प्रॉब्लम था, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसमें नहीं दिया हुआ है, पहले के ज़माना में सुने होंगे ना कि कौड़ी यूज़ करते थे, ठीक है, कौड़ी कौड़ी यूज़ करते थे, बोलते थे फूटी कौड़ी भी नहीं है हमारे पास, बोलते थे ना, सुना होगा कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं बच रहा। तो कौड़ी वैसा ही चीज़ बता रहे हैं हम, कि जैसे आयरन और वाटर वाला जो एग्जांपल लिया ना, कौड़ी समझ लो। हो सकता है किसी के पास कोई नहीं लेना चाह रहा है, तो ये फिर इंटरमीडियरी उसको गुड अगर बनाया तो प्रॉब्लम हो सकता था, ठीक है। अब सपोज करो कि गोल्ड के लिए तुमको 1 किलो टमाटर खरीदना है, और उस समय गोल्ड चल रहा था, ठीक है। तो मान लो उस गोल्ड में से फिर उसको तोड़ तोड़ के देना इधर उधर, ये फिर मतलब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा इसका, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। फिर बाद में गोल्ड कॉइन्स भी बना, ठीक है। तो अब मान लो इसमें ये बोला जा रहा है कि जीडीपी जो है वो हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब गोल्ड सप्लाई तो ऐसा तो नहीं है ना कि अनलिमिटेड है, तो वो उसका कीप नॉट कीप पेस कर रख सकता है, ठीक है, पेस में नहीं हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है ना कि सोना बहुत एकदम रोज रोज धान चावल नहीं है ना कि सोना उगा लोगे, ठीक है। तो अब सपोज करो, इसको समझाया जा रहा है कि जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कैसे रुपये आता है मार्केट, मतलब करंट मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है। तो सपोज करो कि कोई पर्सन ट्रस्टेड एक्स है, ठीक है, तुम ही हो मान लो मार्केट का साहूकार। तो अगर तुम्हारे पास कोई आया और आके गोल्ड दिया, और तुम जो है उसको फिजिकल गोल्ड रख लिए उसका, और एक लिख के स्लिप दे दिए उस पर कि सपोज एक करो कि 1 मिलीग्राम का है, और उस पर पेपर स्लिप पे लिख के दे दिए कि लो जो है, ये जो है इसका वैल्यू जो है वो 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम मेरे पास डिपॉजिट किया है, जब भी तुम स्लिप लेके आओगे मेरे पास, ये साहूकार हो गया, ठीक है। ये साहूकार के पास तुम अगर स्लिप लेके जाओगे, ठीक है, ये साहूकार के पास तुम जो है स्लिप लेके जाओगे, तो तुमको 1 ग्राम जो है ये गोल्ड तुमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो समझ गया ना। तो वो स्लिप जो है वो मार्केट में घूमेगा, क्योंकि वो ट्रस्टेड पर्सन है, ठीक है। और यही ट्रस्टेड पर्सन क्या होता है, बाद में चल के बैंक का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखो ट्रस्टेड पर्सन ए भी उस पर ट्रस्ट करता था, बी भी करता था, मतलब सोसाइटी ही करता था, तो मार्केट में वैसे ही पेपर स्लिप जो घूमते गया, ठीक है। और जब तुमको गोल्ड चाहिए तो जो पेपर स्लिप उसको दे दो, तुमको गोल्ड दे देगा। तो दिस पेपर स्लिप बिकम द करेंसी रूपी, एंड एक्स बिकम, एक्स इज द आरबीआई, समझा, यही चीज़ है। अब देखो, स्टिल इफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, देन विल रिक्वायर, हाँ भाई पैसा तो चाहिए ना, अगर गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो मतलब बढ़ते जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, तो पैसा तो चाहिए ज़्यादा। तो हमको क्या चाहिए, हमारे पास अगर गोल्ड नहीं है, अभी तो देखा ना हम लोग कि पर्सन एक्स तो उसके बेसिस पे ये कर रहा था ना। तो आरबीआई क्या करेगा,
आरबीआई जो है इशू करता है तो अपने एक साइड जो एसेट के साइड में है, जो जो रुपीस नोट जो है ना, रुपी नोट जो आरबीआई इशू करती है ना, वो क्या है, वो आरबीआई का लायबिलिटी है, ठीक है, लायबिलिटी है। अगर तुम सौ मतलब उस पर लिखा हुआ रहता है नोट पे, ध्यान से पढ़ना कि ठीक है, कि मतलब बियरिंग ऑफ ऐसे कुछ करके लिखा हुआ रहता है, तो वो जब तुम लेके जाओगे उसके पास तो 100 रुपया का समथिंग वो देगा, ठीक है, आरबीआई देगा। ओके, तो वही चीज़ है। तो गोल्ड तो उतना लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो आरबीआई यही बताया गया है कि आरबीआई जो है वो गोल्ड नहीं भी रख सकता है उतना, तो उसके बदले में क्या क्या रखता है वो सम अदर फिजिकल एसेट्स रखता है, ठीक है, मे नॉट बी नेसेसरी गोल्ड, ठीक है। तो देखो, अब जितना प्रोडक्शन होगा उतना तो पैसा लाना पड़ेगा ना, वो आगे हम लोग देखेंगे, अगर नहीं लाएंगे पैसा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो now we have a huge population, and if all the people are going to transact with RBI asking for rupee note for the deposition of gold, then it will be very difficult to RBI to manage them. So layer of commercial rank bias created. सपोज करो कि तुमको अगर आरबीआई नोट दी है और तुमको अगर मतलब क्या बोलते हैं डिपॉजिट मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको जमा करने में आरबीआई को बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए लेयर्स ऑफ बैंक बनाया गया। और देखो ये पीपल है, ये कमर्शियल बैंक और ये आरबीआई, इसको समझाने का कोई ज़रूरत हमको नहीं लग रहा है। तो कोई भी पर्टिकुलर ईयर में सपोज करो कि सम लेवल ऑफ आउटपुट है और सम लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी है, तो आरबीआई क्या करेगा नेक्स्ट ईयर कि मनी सप्लाई को मतलब बढ़ाने का कोशिश करेगा, ठीक है। वन इज़ द एक्सपेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ एंड अदर इज़ द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, दोनों पे, ठीक है। वांट आरबीआई वांट्स टू मेंटेन द टारगेट इन द इकोनॉमी, सो बेसिकली मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेक्टेड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, जितना जीडीपी होगा उसी हिसाब से होगा ना। तो क्या होता है ना, मनी का फंक्शन है, मनी का फंक्शन क्या है कि मनी चेंज करता है आउटपुट को, क्या करता है, मनी चेंज करता है आउटपुट को, ठीक है। अब क्या होगा यही यहाँ पे समझाया गया है, मनी सप्लाई जो है चेंज करता है आउटपुट को, एंड इन्फ्लेशन विल डिपेंड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट, ठीक है। देखो मान लो कि बहुत सारा पैसा जो है ला दिया गया और सामान जो है वो सामान जो है वो कम है, ठीक है, मनी सप्लाई को हम इंक्रीज कर दिए थे, इतना सारा मनी सप्लाई है और ये सामान कम है, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि ये सामान इतना ही है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये मनी सप्लाई जो इसका सामान का दाम है वो जो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोर मनी इज चेंजिंग सम ऑफ आउटपुट, ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, उसके बाद अगर मनी सप्लाई कम जाए, ठीक है, अगर मनी सप्लाई कम जाए, मान लो कि 1 2 3 ही मनी सप्लाई, आउटपुट इतना 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 इतना, तो इसका दाम बढ़ जाएगा ना यार, सॉरी, हाँ, अगर मनी सप्लाई को कम कर दिया जाए और आउटपुट जो है वो बढ़ गया, तो फिर इसका तो दाम कम जाएगा यार, ठीक है। मान लो कि टमाटर मार्केट में बहुत आ गया, अभी टमाटर का दाम बहुत महंगा चल रहा है, उसी से समझो कि मान लो अभी टमाटर का दाम कुछ दिन पहले 100 रुपये किलो था, ठीक है। अब मार्केट में सप्लाई बहुत आ गया, पैसा मान लो कि उस कंपेरिजन में नहीं बढ़ा, तो टमाटर तो सस्ता हो जाएगा, सस्ता होगा ना, बहुत सारे टमाटर आ गया तो सस्ता हो जाएगा ना, नहीं कैसे होगा नहीं। अब फिर देखो तीसरा केस क्या बोल रहा है कि मनी सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, अगर मनी सप्लाई जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहे, मतलब जैसे 3 था वैसे ही 3 ही रहेगा, ठीक है, 3 ही रुपया, ठीक है। तो और क्या हो गया, आउटपुट डिक्रीज हो गया, जैसे कि अभी टमाटर वाले एग्जाम में नहीं यार, टमाटर वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो मान लो आउटपुट डिक्रीज हो गया तो टमाटर महंगा हो गया था, तो फिर प्राइस में गो अप, यही चीज़ तो बताया गया है, ठीक है। एक बार देखो कुछ कर नहीं रहे हैं, एक बार मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, आउटपुट को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, एक बार मनी सप्लाई को घटा दे रहे हैं, और एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार मनी को कांस्टेंट करके देख रहे हैं, और दूसरा साइड क्या कर दे रहे हैं, दूसरा साइड जो है वो आउटपुट को डिक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो फिर चौथा केस में क्या है, इफ मनी सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट एंड आउटपुट इंक्रीजेस, ठीक है, तो प्राइस गो अप, हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी क्या है, तो मनी 3 तरह का इंपॉर्टेंट रोल इसके मुताबिक प्ले करता है। पहला मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी हमने बताया, तुमको आलू खरीदना है
तुमको आलू खरीदना है, पोटैटो खरीदना है, तो पोटैटो के लिए तुम क्या ले जाओगे, पैसा लेके जाओगे। तो एक्सचेंज के मीडियम से आ गया, मतलब एक्सचेंज यही होता है कि तुम पैसा दिए, तुमको आलू मिल गया, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, मनी ऑल्सो एक्ट्स एज ए कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। दिस मीन्स कि जो वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ कोई भी चीज़ जैसे बुक हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट। ठीक ही तो है। मॉनेटरी यूनिट में जैसे कि कोई भी बुक का प्राइस बताया जा रहा है कि 300 है, ठीक है, लेकिन वी मीन दैट बुक कैन एक्सचेंज फॉर 300 यूनिट्स ऑफ मनी, ठीक है। तो क्या है, अगर द यूनिट इज रुपी इन दिस केस, सो द वैल्यू ऑफ ऑल एंड गुड्स सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रुपी। मान लो कोई बोलता है जैसे कि कार है, 2 लाख की कार है, इतनी करोड़ का प्रॉपर्टी है, ऐसे बोलते हैं ना यार, इतना करोड़ का प्रॉपर्टी है, ठीक है, इतना करोड़ का प्रॉपर्टी, इतना मिलियन का प्रॉपर्टी, इतना बिलियन का प्रॉपर्टी, इतना, ऐसे ही बोलते हैं ना। और देखो मनी क्या किस तरह से एक्ट करता है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ से। तो जैसे कि मनी को स्टोर करना ईजिली है ना, जैसे कि हाँ, तो इसको एक्ट करता है स्टोर ऑफ वैल्यू। तुम मनी को स्टोर ही करते हो, सब पैसा कमाते हो, खर्चा नहीं कर देते हो। तो वही बोल रहा है कि फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर यूज़ के लिए भी तुम रहते हो। मनी खराब भी नहीं हो सकता है, जैसे आलू टमाटर प्याज जैसे खराब हो जाता है, ठीक है। तो और देखो कंसिडरली लोअर एंड आर एक्सेप्टेबल टू एवरीवन एट पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा ऐसा चीज़ ही है, पता ही है। इट मे बी नोटेड दैट एनी एसेट्स अदर देन मनी कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे गोल्ड प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, लेकिन इजिली कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है, उससे लिक्विडिटी जो है उसका वो कम होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो और अब मान लो कि तुम रिक्शा से जा रहे हो कहीं पे, रिक्शा से नहीं, मान लो कि तुम कहीं पटना से दिल्ली गाड़ी बुक किए, और उसको तुम ऐसा नहीं ना बोलोगे कि यार थोड़ा सा सोना हम लेके आए हैं, उसमें से तोड़ के तुमको दे दे रहे हैं। हो सकता है कि मना कर देगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लीगल टेंडर क्या होता है, फिएट मनी क्या होता है, ठीक है। तो इन केस सॉरी स्टेटली देन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इरोड्स। तो अगर प्राइस, हम लोग इन्फ्लेशन वाले में समझा था ना, कि अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है इरोड्स करता है, और A store of value function of money gets compromised as money start देखो क्या समझा रहा है इसमें, क्या होता है, मान लो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, कोई चीज़ का दाम 100 से 105 है, ठीक है, या मान लो बैंक में पैसा डाले हैं तो 100 से 105 हो गया, ठीक है। तुम 100 रुपया अपने पास रखे हो पॉकेट में, ये एक साल में 100 से 105 हो गया, और तुम जो है तुम रखे हुए हो 100 रुपया पॉकेट में, तो तुम्हारा वैल्यू जो है पैसा का वो कम गया ना जी, इसका 105 हो गया। सपोज करो कि तुम्हारा बगल जो दोस्त है वो बैंक में डाल दिया, तो 105 हो गया, और तुम्हारे पास रह गया 100 को 100 रुपया, तुम घाटा में हो जी। वही बात बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर सामान का दाम बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, अगर तुम पैसा स्टोर ऑफ वैल्यू करके रखे हो, जो एक्ट ऑफ वैल्यू मनी का जो हम लोग ये चीज़ देख रहे थे, फंक्शन फंक्शन ही देख रहे थे ना, कुछ और देख रहे थे, हाँ वही तो। अब देखो एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता था ना कि 1947 के बाद से, आज़ादी के बाद से, देखो आज़ादी के टाइम $1 थी, ठीक है। 1993 में क्या हुआ, यहाँ तक के पहुँचा 1993 में, ठीक है। तो डॉलर 1 = ₹30, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट डे में देखो अभी तो 82-83 है, 82 से ऊपर भी चला गया था अभी, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लो। देखो क्या होता था ना कि जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद, देखो कोई डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस देखो इंडिया क्या करता था ना कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को फिक्स कर लेता था, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, डॉलर के रिस्पेक्ट में और अदर करेंसी के रिस्पेक्ट में। अब जैसे जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन होगा वैसे, अब जैसे कि मान लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब ट्रेड में बहुत लॉस में चल जा रहा है, इंडिया ट्रेड में लॉस में चला जा रहा है, तो क्या करता था कि जो अपना रुपये का जो वैल्यू है ना, जो उसको डिवैल्यू कर देता था। डिवैल्यू मतलब कि, मतलब डिवैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो डेप्रिसिएशन वाला तो समझा ही दिए हैं। तो डिवैल्यू में क्या होता है कि मान लो कि अभी $1 = 20 रुपीज़ था उस समय, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा जो है ना, मान लो कि ट्रेड कम गया, ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यही होता है कि जितना तुम
एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्ट कर ले रहे हो, तो क्या करते हैं ना उसमें कि फिर मान लो एक्सपोर्ट हमारा लेस कम्पिटिटिव हो गया, तो वही डिप्रिसिएशन वाला बात करते हैं। अभी तो डिप्रिसिएशन होता है क्योंकि मैनेज तो मार्केट पे छोड़ दिया ना हम लोग। तो उसके बाद क्या कर दी थी गवर्नमेंट की $1 = 13 कर ली। अब 20 रुपया में जो सामान मिल रहा था, ठीक है, वो अब 30 रुपये में ज़्यादा मिलेगा, तो इसीलिए उसको 30 कर दिया, तो फिर से ट्रेड होने लगेगा, ट्रेड ज़्यादा होने लगेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेज हो जाएगा। तो यही चीज़ किया। अब उसको क्या बोलता है, देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर एंड अदर मेजर करेंसी एंड डिपेंडिंग ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है। और वेन एवर रिक्वायर्ड इट यूज टू एडजस्ट द डिवैल्यू एंड रीवैल्यू द रूपी। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड है, एडजस्टेबल है, जैसा मन हो रहा है वैसा कर रहा है, ठीक है। जैसा कि बताया गया है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट $1 = ₹1 था, लेकिन बताएं हम ना कि बीओपी के कारण ऐसे ऐसे हो गया, जो कि डिवैल्यू होते होते $31 तक के पहुंच गया। ए करेंसी गोज फॉर डिवैल्यूएशन फॉर इट्स करेंसी टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन सो दैट इट्स एक्सपोर्ट गेट चीपर एंड इम्पोर्ट बिकम्स कॉस्टलियर। इम्पोर्ट तो कॉस्टलियर होगा ही ना। अब मान लो कि तुमको इम्पोर्ट करना है कोई चीज़, ठीक है। तुमको मान लो पहले $1 में 20 रुपया मिल रहा था, अभी हमको मान लो कि डॉलर पहले 20 रुपया दे के और $1 खरीद रहे थे। बाद में हमको कोई चीज़ खरीदने के लिए अगर 30 रुपया कर दिए, 30 रुपया हो गया डॉलर का वैल्यू, तो हमको 30 रुपया देना पड़ेगा ना जी इम्पोर्ट करने के लिए। इम्पोर्ट बाहर वाला को तुम रुपया थोड़ी दोगे, उसको तो डॉलर तुमको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा ना। यही चीज़ समझाया जा रहा था। सपोज करो कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू इतना है, अब बर्गर प्राइस इतना है, ठीक है। बर्गर प्राइस कितना है, देख रहा कितना बर्गर है लोग, तो बर्गर तो $1 में, $1 में 10 रुपया में मिल जा रहा था। $1 में इंडिया में वैल्यू उसका, सॉरी, हाँ, तो अभी तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ अगर इंडिया में बर्गर का प्राइस कितना है, 10 रुपया है, और यूएस में कितना है, $1 है, तो पीपीपी एक्सचेंज रेट कितना हो गया, $1 = 10। और यहाँ नॉमिनल एक्सचेंज कितना था, 20। ये रिवीजन हो गया हम लोग का, ठीक है। चलो, तो 10 रुपये में बर्गर मिल रहा था, और कोई कारण बस बता रहा है कि बर्गर का प्राइस जो है, हाँ, अभी तो क्या करेगा, $1 में वो 2 बर्गर ले जाएगा यूएस वाला। देखे ना जी, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में $1 = 20 था, तो आएगा 2 बर्गर लेके चल जाएगा, ठीक है। सो इंडिया विल एक्सपोर्ट द बर्गर। लेकिन इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, बताई है तुमको। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन द बर्गर प्राइस इन इंडिया बिकम 20, तो एक्सपोर्ट स्टॉप हो जाएगा ना जी, तो स्टॉप हो जाएगा एक्सपोर्ट, ठीक है। कैसे करेगा एक्सपोर्ट, क्योंकि वहाँ भी मिल रहा है 20 रुपया में और यहाँ भी मिल रहा है, तो नहीं करेगा, ठीक है। बट इन दैट सिचुएशन व्हेन प्राइस इंक्रीज टू 20, आरबीआई अपना डिवैल्यू कर दिया एक्सचेंज रेट को, $1 = 30 कर दिया, लो हो गया खेल। अब कैसे नहीं लोगे, अब तो लोगे ही ना, तो लेने लगा फिर से। तो hence it hence to increase its export and improve the balance of payment situation, India consistently devalued its currency till 1993। अब 1993 के बाद होता है क्या, 1993 में पता था ना कि क्या हुआ था, वही बीओपी के कारण हमारे पास कुछ बचा नहीं था इम्पोर्ट के लिए, पैसा 6-7 दिन का बच रहा था, ठीक है। तो वो ऐसा क्राइसिस था, उसी समय इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है, और एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं उसको, पढ़ेंगे हम लोग, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, लेकिन बशर्ते कि समय का साथ होना चाहिए, और आप लोग जो है इसमें उत्सुकता दिखाओगे तो, नहीं तो छोड़ देंगे हम, बंद कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो कोई बात नहीं, नहीं बंद करेंगे यार, ऐसे ही बोल रहा। आफ्टर 1993 आरबीआई लेफ्ट द रूपी टू मार्केट फोर्सेस फॉर डिमांड एंड सप्लाई। अभी हमने डिमांड सप्लाई पढ़ा कि मनी कैसे चेज करता है, आउटपुट को लिखा ना हमने। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आर इम्प्लाइज दैट इट विल डिपेंड अपॉन फ्लोट एज पर द मार्केट। वही मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, याद आ रहा है कुछ, यस, याद तो आ ही रहा होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिए हम लोग, तो मार्केट डिसाइड करेगा, और सेंट्रल बैंक जो है उसको मैनिपुलेट नहीं करेगा, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। तो एग्जांपल के लिए, मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टर ट्राइंग टू कम टू इंडिया,
for investment purpose, then they will try to sell the foreign currency. देखो, मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर लेके आया 1 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, इसे 1 रुपया क्या ही लेके आएगा यार, मान लो कि $1 लाख लेके आया। अब डायरेक्ट यहाँ पे आके मान लो कि उसको कोई फैक्ट्री लगाना हो या पोर्टफोलियो में ही कर रहा है, तो कोई इंडियन एंटिटी में ही इन्वेस्ट करेगा ना, तो उसको तो कन्वर्ट करवाना होगा रुपये में, ठीक है। तो जब उसको रुपये में कन्वर्ट करवाना होगा तो इनफ्लो होगा किसका, डॉलर का, ठीक है। यही चीज़ बताया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जब डिमांड, अब देखो डॉलर लेके आया, अरे भाई डॉलर लेके आया $1 लाख लेके आया, ठीक है। तो हमारे आगे रुपया मांगेगा ना कि रुपया दे दो भाई, डॉलर तुम रख लो, तो रुपीज़ का डिमांड विल इंक्रीज। अगर रुपीज़ का डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पहले तो बताए थे कि अगेन रुपी विल अप्रिसिएट। और जैसे ही रुपये अप्रिसिएट करने लगा था तो फिर हमने क्या देखा था, ये रुपये जब अप्रिसिएट करने लगेगा तो सॉरी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हम लोग का कम होने लगेगा। क्योंकि मान लो कि कल हमने एग्जांपल में देखा था ना पिछला दिन कि $1 में कैसे हमको उसको मिल रहा था कितना मान लो पहले $1 में अभी का टाइम ले लो 80 हो गया, और मान लो कि 80 रुपये में उसको 2 बर्गर मिल रहा था, 2 बर्गर मिल रहा था। लेकिन अगर $1 का जो ये प्राइस जो है वो सूट कर, मतलब वो ये कर जाए, रुपये अप्रिसिएट कर जाए और ये 50 पे आ जाए या 40 पे आ जाए, ठीक है, तब तो उसको एक ही बर्गर मिलेगा ना, तो क्यों लेगा हमसे, मतलब ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट इंडिया का कम हो जाएगा, यही समझाना चाह रहे थे। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, तो देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लिए हम लोग कैसे आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर, और अपोजिट्स है इन्वेस्टर स्टार्ट, हाँ। और ठीक है, जब 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 देखो जब आ रहा था तो क्या लेके आ रहा है तो पैसा लेके आ रहा है, डॉलर लेके आ रहा है, और डॉलर लेके जब आ रहा है वो, तो बदले में पैसा मांग रहा है हमसे, और जब हम उसको पैसा दे रहे हैं तो जब वो छोड़ के जाने लगेगा तो क्या बोलेगा, ये हमको जो है मेरा डॉलर दो, पैसा तुम ले लो। पैसा का वो क्या करेगा, मान लो कि यूएस का इन्वेस्टर है, वो क्या करेगा यहाँ पे, तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि as they will try to purchase more and more Indian rupee, the demand of rupee improves and will appreciate, the opposite it happens जब इन्वेस्टर लीव करके जाता है, ब्ला ब्ला और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ देखो क्या है, हाँ, एंड विच विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड रुपी विल स्टार्ट डिप्रिसिएटिंग, और इस समय जब डिप्रिसिएट करेगा तो ट्रेड फ्लरिश करेगा। ये तो हम याद करवाने के लिए बता रहे हैं। देखो एग्जाम्पल, देखो लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाई रुपी डिप्रिसिएट अगेंस्ट डॉलर कंटिन्यूअसली आफ्टर 1993। सपोज करो कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट 40 रुपये था और बर्गर का प्राइस जो है वो $1 था, ठीक है। इंडिया में 20 और यूएस में $1, ठीक है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट देख लो, मतलब इसको दो बर्गर मिलेगा, ये सब समझते चलना, ऐसा नहीं कि फालतू में सत्यनारायण भगवान कथा नहीं चलेगा, उसको भी समझना होता है, ठीक है। तो 2 को मिल रहा है उसको, ठीक है। तो इंडिया क्या कर रहा है इसमें, इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, सिंपल सा चीज़ तो हम लोग देखें ना यार, अभी तो कितना देर से तो वही समझा रहा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन के कारण बर्गर प्राइस ऑफ इंडिया जो है शूट कर जाता है कहाँ पे, 30 पे, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ऐसा ही तो बोल रहा है, विच इज अनदर वे टू इम्प्लाई दैट डिमांड फॉर रुपीज विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। हाँ हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो डिमांड कैसे, जब उसको खरीदना ही होगा नहीं कुछ तो रुपीज़ का डिमांड कैसे बढ़ेगा, तो डिमांड ऑफ रुपी डिक्लाइन कर रहा है, तो डिक्लाइन इन रुपी डिमांड विल डिप्रिसिएट, ठीक है, द रुपी एक्सचेंज रेट एंड इट विल मे मूव टू $1 इज इक्वल टू 15, कहे कि तुमको तो ट्रेड करना है तो ठीक है, तो $50 पे जाना ही पड़ेगा, विच अगेन विल पुश द एक्सपोर्ट ऑफ द बर्गर फ्रॉम इंडिया, तो यूएस पीपल विल गेट मोर बर्गर एट $1 इज इक्वल टू ₹15, एक्सचेंज रेट सिस्टम विल बी, एक्सचेंज रेट, देखो एक्सचेंज रेट तो हम लोग देखे थे ना कि $1 एग्जाम्पल में ऊपर में ये 40 है, ठीक। सो व्हेन आवर एक्सचेंज रेट वाज फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल बिफोर 1993, देयर वाज ए कंपैरेटिवली क्या था, हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है, और BOP इशूज, देन RBI यूज टू क्या करता था, डिवैल्यू, अभी तो हम लोगों ने देखा डिवैल्यू कर देता था करेंसी को तुरंत, ठीक है, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन 1993 के बाद
जो इंडिया है हाई इन्फ्लेशन फेस किया एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, और इसका करेंसी जो है ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएट कर गया ड्यू टू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, यही चीज़ हमने देखा। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का दो पार्ट होता है, एक होता है फ्री फ्लोट और एक होता है मैनेज फ्लोट। फ्री फ्लोट में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कभी इंटरवेन नहीं करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और करेंसी जो है टोटली डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट फोर्स पे छोड़ा जाता है, जैसे कि यूएस और जापान, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, मैनेज फ्लोट अंडर दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक समटाइम्स कभी कभी जो है वो इंटरवेन करेगा जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर हो जाएगा, किसका, अरे रुपया का, और किसका, वेरी वॉलेटाइल हो जाएगा, डोमेस्टिक करेंसी बिकम वेरी वॉलेटाइल, तभी करेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया रुपये जो है वो मैनेज फ्लोट है, कोई पूछेगा एग्जाम में पूछ दिया इंडिया रुपये कैसे फ्री फ्लोट है, नहीं भैया मैनेज फ्लोट है। सो इफ द रूपी हैज़ बिकम वेरी वॉलेटाइल एंड डिप्रिसिएटिंग अगेंस्ट डॉलर, आरबीआई क्या करता है, डॉलर को, देखो अगर मान लो कि रूपी जो है बहुत वॉलेटाइल, रूपी 150 रुपये हो गया, $1 इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा हो गया, तो क्या करेगा, मतलब कि मार्केट में ज़्यादा रुपया है भाई, तो आरबीआई क्या करेगा, ये है आरबीआई, ये बोलेगा कि ये ले अपना डॉलर, ये दे हमको रुपी, ये लो अपना डॉलर, हमको दो रुपी। तो मार्केट से रुपया तो शक कर लिया आरबीआई, मार्केट से रुपया जब शक कर लिया तो जो इसका रुपीज़ का वैल्यू है वो 150 से फिर से 80 पे चला आएगा। ठीक है, यही होता है मैनेज फ्लोट। फ्लोट इसमें और कुछ समझने का नहीं तो और कुछ दिया हुआ क्या, RBI starts selling dollar in the market from the foreign currency, check the appreciation of dollar and keep the rupee stable and prevent for depreciation. In case of India, RBI intervenes in foreign markets generally indirectly through select public sector bank. ठीक है, दिस बैंक्स मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक पे आरबीआई डायरेक्ट नहीं करता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इनडायरेक्टली करता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई इन द मार्केट टू कंटेन वॉलेटिलिटी इन द रूपी एंड नॉट टू सेट एनी प्राइस बैंड, कोई प्राइस बैंड नहीं सेट करता, बस खरीद लेता है। ओके, नाउ मूव करते हम लोग सिक्योरिटीज़ के तरफ। देखो सिक्योरिटीज़ क्या है ना, सिक्योरिटीज़ एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो क्या प्रॉमिस करता है, रिटर्न प्रॉमिस करता है इन फ्यूचर एंड विच आर ट्रेडेबल। ठीक है, मान लो कि हम कोई सिक्योरिटीज़ तुमको इशू किए, एक पेपर है, ठीक है, उस पर मान लो, चलो अब पहले ये समझते हैं, जैसे तुम पासबुक है ना तुम्हारा, पासबुक एक मतलब सिक्योरिटीज़ की तरह ही है कि, लेकिन वो जो है ट्रेडेबल नहीं है, उस पर लिखा हुआ रहता है ना अकाउंट का स्टेटमेंट, लेकिन तुम अकाउंट का स्टेटमेंट किसी को दे के ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये लो मेरे बैंक में 5,000 रुपये है, ये पासबुक ले लो मेरे से और तुम जो इससे करना होगा कर लो, इसके बदले में हमको सामान दे दो, तो वो चीज़ तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो यही बताया गया है कि देखो अगर समबडी कोई डिपॉजिट करता है 1 लाख रुपया अकाउंट में, तो एक बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट पासबुक मिलता है, द पर्सन हु इज होल्डिंग दिस अकाउंट स्टेटमेंट विल रिसीव इंटरेस्ट इन द फ्यूचर बट ही इज़ नॉट अलाउड टू सेल द पेपर अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, इन द मार्केट, हेंस अकाउंट स्टेटमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का बोलते हैं सिक्योरिटी, ठीक है, तो सिक्योरिटी इन स्ट्रिक्ट सेंस, ठीक है, or security can be broadly categorized in the two category, one is equity और अदर इज डेट। अब देखो इक्विटी में क्या होता है ना कि इक्विटी में तुम ये चीज़ याद रखना, इक्विटी में ना ऑनरशिप हो जाता है, ऑनरशिप हो जाता है, और एंटरप्रेन्योर के सेंस में हम लोग देखे थे कि एंटरप्रेन्योर तो ठीक है, एंटरप्रेन्योर इसको नहीं बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर तो अलग ही है, लेकिन इसमें ऑनरशिप होगा तो प्रॉफिट भी मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो इक्विटी में जो है ना जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट लेगी तुमको प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो लॉस मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट में जाएगी तो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन डेब्ट के सेंस में ना, डेब्ट के सेंस में क्या होता है कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट में आप मतलब मान लो कि हम 1 करोड़ रुपया दे दो इस कंपनी के लिए, हम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, 1 करोड़ का 1,000 सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी नंबर ऑफ 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 1,000 जितना भी आएगा उस पर हम 5-7% का इंटरेस्ट देंगे, 7% का, तो वही इस 1 साल के अंदर तो फिक्स्ड हो गया, कंपनी लॉस में जाए कुछ में भी जाए उसको देना ही पड़ेगा डेब्ट के सेंस में, ठीक है। तो
इक्विटी में ऑनरशिप आ जाता है। चलो देखते हैं। इक्विटी स्टॉक्स रिप्रेजेंट द ऑनरशिप हेल्ड बाय द स्टॉक होल्डर owners in a company. Hence, there is equity securities profit, dividend, capital gains. शेयर प्राइस जब अप्रिसिएट करेगा तब इक्विटी शेयर इंटाइटल द होल्डर टू सम कंट्रोल ऑफ द कंपनी। पर जितना प्रोपोर्शन में तुम ये रखोगे अपना शेयर का, वोटिंग राइट्स भी मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो सम कंट्रोल इन बिजनेस इसमें मिल पाता है, ठीक है। अब डेब्ट सिक्योरिटी किसको बोलते हैं देख ही लिए हम लोग। इसमें इंटरेस्ट मिलता है, रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि खाली इंटरेस्ट देगा, 100 रुपया भी लौटाएगा, ठीक है। तो यही है, borrowed must be repaid with the terms and defined the amount borrowed, interest rate and मैच्योरिटी डेट के साथ, और तुमको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा। देखो कोई भी कंपनी जो है ना सिक्योरिटी जो इशू करती है उसको बोलते हैं इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी, मतलब इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है, जो इशू करता है। जब पर्सन कोई इन्वेस्ट करता है मनी कंपनी में तो दो तरीका से करता है। पहले तो इक्विटी सिक्योरिटीज परचेज करके, ठीक है, और जिसमें ऑनरशिप भी मिलेगा। अभी हमने देखा उसके बदले में क्या मिलेगा। अगर कंपनी का फायदा लेगी, फायदा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो प्रॉफिट डिविडेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसका इक्विटी, उसमें ऑनरशिप मिलेगा, यही समझ लो। और भाई और लॉस में जाएगी कंपनी तो लॉस में तुम भी जाओ भाई परचेजिंग द डेब्ट सिक्योरिटी। हो सकता है कि तुम 100 रुपया का मान लो क्या बोलते हैं कोई इक्विटी सिक्योरिटीज है ना, तो जैसे शेयर मार्केट में सुनते हो ना, प्राइस इतना गिर गया, इतना चल गया, 80 70 60 50 40 30 20 1, जैसे कि हम पेटीएम का शेयर खरीदे थे। सॉरी बताने के लिए एक बात बता दे रहा हूँ, मैंने 2000 रुपये का समझने के लिए बता रहा हूँ। आईपीओ खरीदा था मैंने, आईपीओ भी बताऊँगा क्या होता है। तो वो अभी घट के 400 700, अभी फिर से 700 750 पे आ गया था। तो देखो उसका वही होता है इक्विटी, ठीक है। उसमें ऑनरशिप मेरे को मेल पे आते रहता है कितना वोट करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। तो एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, मैंने घाटा के लिए समझाया कि देखो कैसे होता है घाटा, ठीक है। ठीक है, तो बाई परचेज ऑफ द डेब्ट सिक्योरिटी इन द केस, डेब्ट सिक्योरिटी में केस में क्या है कि अगर हम डेब्ट सिक्योरिटी खरीदे हुए होते किसी भी शेयर मार्केट में, ये भी ट्रेडेबल है, ठीक है, तो डेब्ट सिक्योरिटी को फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल जाता, कोई टेंशन ही नहीं होता, ठीक है। तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंटरेस्ट भी मिलता और प्रिंसिपल भी मिल जाता। लेकिन यही है कि फिक्स्ड होता। हम तो समझे थे कि बहुत बहुत अमीर बन जाएंगे, बन गया हो गया। टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी इज बेटर वे, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये रजिस्टर्ड कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और कंपनी अपने अकाउंट को बैलेंस शीट में मेंशन करती है कैसे, एसेट और लाइबिलिटीज के सेंस में। अभी हम लोग आरबीआई वाले केस में देखा था ना कि एसेट लाइबिलिटी, जितना का एसेट होगा उतना का लाइबिलिटी होगा। क्या होगा तो लिख दे, हिंदी में लिख ले, जितना का एसेट होगा, जितना एसेट होगा, जितना का एसेट होगा उतना ही का कितना क्या होगा, लाइबिलिटीज़ होगा, लाइबिलिटीज़ होगा। लाइबिलिटीज़ में तो समझ रहे हो ना, तुम्हारी लाइबिलिटीज़ क्या है कि तुम बड़े होके अगर अफसर बनोगे पढ़ के, तो क्या करना है, जो तुम्हारे घर वाले हैं पहले उनको ध्यान देना है। तुम्हारी लाइबिलिटीज़ जो तुम्हारे ऊपर घर के ऊपर लोन है उसको पे करना है, ये तुम्हारी लाइबिलिटीज़ हो गई। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ होगा, तो वो भी लाइबिलिटी बनते जाएगा आगे आगे, ठीक है। वही उसी को लाइबिलिटी बोलते हैं। तो जितना का एसेट होगा उतना का लाइबिलिटी होगा, वो लाइबिलिटी हम समझाने के लिए बोले। लेकिन यहाँ पे मतलब इकोनॉमी के सेंस में जो लाइबिलिटी है वो जितना एसेट होगा जिसके पास, जैसे आरबीआई के पास जितना रुपीज़ मार्केट में चल रहा है ना, जितना भी तुम देखते हो ना रुपीज़ तुम्हारे हाथ में है, उतना का या तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या तो और भी गोल्ड या फिर एसडीआर। हमने देखा था इकोनॉमी वाले क्वेश्चन करते समय, एसडीआर, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, आरटीपी, ये सब रखा जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें करना होगा, ठीक है। कंपनी मान लो कि कंपनी के पास कोई मनी कैपिटल नहीं है अकाउंट में, पर्टिकुलर बैंक टू कीप इट्स मनी, ठीक है, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। ये ऑनर एंटरप्रेन्योर इनिशियली पुट से सम मनी, 1 करोड़ रुपया उसमें पे करता है। अब कंपनी का अकाउंट बन जाएगा, डिपॉजिट किया जाएगा अकाउंट में, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट में शेयर में, ठीक है। तो कैश इन अमाउंट ऑफ कंपनी विल बी एसेट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी उसके बदले क्या देगी, तो कंपनी एक चीज़ में लिख के देगी कि लो ये जो है तुम्हारा किसी के नाम से, मान लो ABC के नाम से, ABC मान लो कि ऑनर का नाम है, कि ये तुम्हारा जो है लिख के दे दी कि एक ऑनरशिप डॉक्यूमेंट पेपर दे दी। तो मान लो पैसा जो हो गया वो कंपनी के लिए क्या हो गया, कंपनी के सेंस में सोच, फिर से ध्यान से सुनना, कंपनी के लिए वो एसेट हो गई पैसा, ठीक है। लेकिन जो पेपर उसने दिया
जो पेपर दिया, जो डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटी हो जाएगा। अरे किसके लिए लायबिलिटी होगा, तो कंपनी के लिए होगा, कंपनी के लिए लायबिलिटी होगा, ठीक है, कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेपर, ठीक है। और एसेट क्या हो जाएगा, तो एसेट हो जाएगा जो ऑनर पैसा डाला उसमें 1 करोड़, ठीक है। तो आगे समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आया तो, लेकिन होप करते हैं कि समझ गया होगा। द कैश अमाउंट ऑफ द कंपनी विल बी एसेट फॉर द कंपनी एज द कंपनी कैन डू एनीथिंग विद दैट कैश। हाँ भाई, बिल्डिंग खरीदो, मशीन खरीदो, जो करना है करो। अगेंस्ट दिस मनी द कंपनी विल इशूइंग डॉक्यूमेंट्स, अभी समझा दिए इसको, और 100% ऑनरशिप मिल गया ऑनर को, ठीक है। ऑनर्स मनी और शेयर होल्डर्स मनी स्टेटमेंट में यही लिखा होगा लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। द ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ द शेयर एसेट ऑफ द ओनर विल बी एक्ट एज द लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। बार बार वही चीज़ बोला जा रहा है। दिस ट्रांजैक्शन विल बी लुक लाइक ऐसे कि कैश दिया है 1 करोड़ और ऑनर्स का मनी कितना, 1 करोड़, ठीक है। और इधर 1 करोड़ सॉरी, इतना का एसेट और इतना का लाइबिलिटी, ठीक है। इफ द कंपनी एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस एंड वांट्स मोर फंड देन इट मे अप्रोच टू ए बैंक, ठीक है, अप्रोच करेगी बैंक को कि बैंक दे दो हमको लोन, ठीक है। मान लो कि लोन दे दिया 2 करोड़ का, तो कैश जो कंपनी के पास है वो क्या हो जाएगा, फिर से एसेट में आ जाएगा, और कंपनी क्या बोलेगी, लोन डॉक्यूमेंट साइन करेगी, ठीक है। वही फिर से क्या, फिर से लायबिलिटी पड़ गया, दिख रहा ना। Representing Rs 2 crore loan of the company and this loan document will be the liability for the company representing on the liability side of the bank loan and asset for the bank. This transaction will like look like ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा 1 करोड़ ऑनर्स मनी, तो ऑनर्स मनी का लायबिलिटी मतलब कंपनी की लायबिलिटी, ध्यान से देखो, XYZ है ना, XYZ, अरे भाई ये XYZ है ना, इसी का ये लायबिलिटी है और ये एसेट है ये भी एसेट इसी का और ये भी लायबिलिटी इसी का, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, 3 करोड़ हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा ना, 1 2 3 ही होता है ना, हाँ ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी वांट्स टू मोर फंड देन इट मे अप्रोच टू इंडिविजुअल पीपल इन रिटेल मार्केट, ठीक है। बोलेगी देखो कि दे दो, मान लो कि तुम तैयारी कर रहे हो और कहीं पे भी हो, मान लो कि कोई कंपनी आती है XYZ, बोलेगी कि हमको 1 लाख रुपये मतलब हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए तुम लोग से, और हम 1 लाख जो है शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ को डिवाइड करोगे, 1 करोड़ को 1 लाख से, ठीक है, 1 लाख शेयर से, तो 100 रुपया पर शेयर का हो जाएगा, 100 रुपया पर शेयर का कीमत हो जाएगा, तो वही 100 रुपया पर शेयर का मान लो कि ये किया, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। अब इसमें यही समझाया गया है कि देखो ऑफरिंग 9% इंटरेस्ट सो कंपनी ऑफर 1% मोर। तो देखो क्या है ना कि मान लो कि कोई बैंक जो है, कोई बैंक, देखो बैंक मान लिया जाए 9% दे रही है, तुम्हारे पास आएगा कोई लेके कि भाई कोई स्कीम लेके, तो तुम उसमें ज़्यादा फायदा होगा उसी को दोगे ना। तो बैंक पहले से 9% दे रही थी, तो अगर तुम 10 रुपये दो, 10% दोगे तभी हम भाई तुम इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी अप्रोच 1 लाख इंडिविजुअल होकर इन्वेस्ट 100 रुपये एट ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। मतलब क्या हो गया, अभी हमने समझाया था इक्विटी और डेप्ट वाले सेंस में, तो यहाँ पे डेप्ट हो जाएगा, ठीक है, डेप्ट ही होगा ना। तो पेपर स्लिप उसके बदले में कंपनी दे दी, तो फिर से कंपनी का वो लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाते हैं, लगता है पेज इधर उधर हो गया। हाँ तो देखो यही समझाया जा रहा है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे मतलब उसी को XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है वो क्या किया, 5 साल के लिए एक मतलब सिक्योरिटीज इशू की, और कितना आदमी बांटी, जैसे कि स्टूडेंट के एग्जांपल लेके हम बताया था कि कितना आदमी बांटी, वो 1 लाख पर्सन में 100 रुपया का कर दी। बैंक दे रहा था 9%, तो ये बोला कि हम 10% देंगे। अब सोचो कि अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट तो 5 साल के लिए फिक्स कर दिया ना, उसमें प्रिंसिपल भी मिलेगा और वो भी मिलेगा, इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। लेकिन अगर बैंक बोले कि अब हम जो है 1 साल के बाद सीधे बैंक बोल रहे कि हम 12% इंटरेस्ट रेट देंगे, तो भाई अब जो भी स्टूडेंट लिया है वो बोलेगा कि तो गुस्सा में आ जाएगा, अरे साला हम तो फंस गए इसमें, सॉरी। तो उसको क्या क्या सोचेगा वो कि हमको तो यार 12.5% अब चाहिए तुमसे, ठीक है। तो मतलब मिलेगा तो नहीं, तो फिक्स्ड हो गया 5 साल के लिए तुमको वही 9% ही मिलेगा, ठीक है। तो यही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। 12% ड्यू टू चेंज इन द पीपल होल्डिंग इकोनॉमिक कंडीशन के इम्प्रूवमेंट की वजह से, 12% इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन की वजह से जो भी हो गया हो। तो क्या चाहेगा कि हमको मतलब जो स्टूडेंट है, जो जिसके पास वो है क्या बोलते हैं, ये 100 रुपया वाला स्लिप है 1 लाख पर्सन के पास, उसको तो भाई वो क्या चाहेगा कि स्लिप को डिस्काउंटेड रेट पे लोअर प्राइस पे बेच दिया जाए, ठीक है।
तो लोअर प्राइस पे जब बेचेगा, मतलब मान लो कि 80 रुपये पे बेचेगा, 100 रुपये का जो था इसको 80 रुपये, 100 रुपये पे कितना का था, 110 रुपये मिल रहा था 10% इंटरेस्ट से, ठीक है। लेकिन अब मार्केट में 100 का 112 मिल रहा है, ठीक है। तो तुमको भी चाहिए 112, तो तुम क्या बोलोगे कि हो सकता है कि और इंटरेस्ट रेट बढ़े इन द फ्यूचर, तो हम जो है इसको डिस्काउंटेड रेट पे बेच देते हैं। 80 रुपये में तुमने उसको स्लिप को, ट्रेडेबल है बताया ना, उसको बेच सकते हैं। तो 80 रुपये में तुमने बेच दिया। अब क्या हो जाएगा, मिलेगा तो 110 ही, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30/80 डिवाइडेड बाई इतना 100 करोगे तो क्या आएगा, 0 0 जो क्या, तो समथिंग 30-35 के करीब में आ जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। तो anybody will willing to purchase the slips if they can earn higher interest rate on slips as compared to what being offered in the market, 12%, यही तो हमने समझाया अभी। तो 80 रुपये में वो बेच देगा। तो एनुअल इंटरेस्ट रेट रिसिव्ड बाई द परचेजर 10%, दैट इज 10, और 80 पे, हाँ सॉरी, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देखो हम 30 कर दे रहे थे, लेकिन अब मान लो कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उसको 10 मिलेगा, ठीक है। 80 रुपये में ख़रीदा है, तो 10 का 80 कितना हो जाएगा, और 10 का 80 मिलेगा तो उसको 10 ही रुपये ना भाई, सॉरी फॉर प्रीवियस एग्जांपल, मैं कुछ और चीज़ कर दे रहा था। तो देखो क्या हो जाएगा, 80 को इससे करोगे 100 से, हम 30 कर दे रहे थे ना, यहाँ पे 30 कर दे रहा था, लेकिन 30 नहीं, यहाँ पे 10 ही होगा, क्योंकि उसको मिलेगा तो 10 रुपये ही एक्स्ट्रा ना यार। तो ये कैंसिल कैंसिल कर लेना यार कैलकुलेशन, यहाँ पे तो 5 हो जाएगा। तो 50 जा, सॉरी 50 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 12.5, ठीक है। तो ये हो गया 12.5, तो उसको 12.5% मिल गया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो अब ठीक, तो हेंस द परचेजर विल परचेज द स्लिप इन 80 एंड ही इज गेटिंग रिटर्न हायर देन हायर रिटर्न, और इसी को बोलते हैं क्या, यील्ड। अब देखो यहाँ पे समझने के लिए क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट का मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो रहा था, बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हो रहा था। मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस विल डिक्रीज, लेकिन बॉन्ड का यील्ड जो है वो बढ़ जा रहा है। यील्ड कैसे बढ़ रहा था देखे हम लोगों ने देखा कि यील्ड कैसे बढ़ रहा था। यील्ड बढ़ रहा था काहे कि डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रहा है, उसको लग रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है कि और मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़े, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा और हम जो है हम लॉस में चले जाएंगे। हो सकता है 80 रुपये में भी कोई नहीं खरीदेगा, 80 रुपये में भी कोई नहीं खरीदेगा मेरा बॉन्ड को, 70 में खरीदेगा, 60 में खरीदेगा। इससे अच्छा 80 में बेच के निकल जाओ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये देख लो, ये क्वेश्चन बन सकता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो तो क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस घट जाएगा। देखा अभी तो सामने देख के आए हैं यार, बॉन्ड का प्राइस कैसे 80 रुपया हो गया था, क्योंकि उसको वहाँ से निकलना था और बॉन्ड का यील्ड जो है बढ़ जा रहा था, बॉन्ड यील्ड बढ़ जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे यही देख ली, और कुछ नहीं, यहाँ पे यही समझाया गया है, तुमको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ तुमको मिलेगा नहीं। हाँ एक चीज़ देख लेते हैं, दिस स्लिप्स आर कॉल्ड बॉन्ड। So the bond price in the market decrease when the bank interest rate rises, and the bond prices in the market increases when the bank interest rate fall। हाँ तो बैंक इंटरेस्ट उसका इन्वर्स ही होगा। द कंपनी बैलेंस शीट विल लुक अलाइक। हाँ तो वो तो हम लोग देखा ही कि 1 करोड़ लोन लिया था, 1 करोड़ 1 करोड़ लोन लिया था, 1 करोड़ ऑनर का मनी था, 1 करोड़ ऑनर का मनी था। उसके बाद 2 करोड़ बैंक लोन था, 2 करोड़ बैंक लोन था, और कैश था जो कि बॉन्ड के सेंस में, जो अभी स्टूडेंट वाला एग्जांपल लिया कि 1 लाख पीसेज में उसको करके बेचा, ठीक है। तो XYZ का ऐसा ही एसेट और लायबिलिटी बन जाएगा। अब मान लो कि कंपनी है, वही समझाया गया कि इतना का बिल्डिंग खरीद लेती है, और 2 करोड़ जो बैंक लोन है उसका मशीनरी, इसका बॉन्ड, ऐसे मतलब ये बॉन्ड वाला का भी मशीन आ जाता है। तो कंपनी मान लो कि प्रॉफिट बना रही है, तो बहुत आदमी चाहेंगे कि उसमें इन्वेस्ट करे, तो मान लो कि
और 1 लाख पीपल मतलब उसमें ये किए, लेकिन ये जो है इस बार इक्विटी की तरह ये होगा, इशू होगा। देखा ना, मोर एंड मोर पीपल वांट टू प्रॉफिट होगा तो चाहेगा ना कि आदमी ऑनर बने, हम भी इसका ये खरीदे। तो फिर उसमें कैसे उसका कैसे दिखेगा बैलेंस शीट, तो फिर इससे 1 करोड़ रुपया आया नया, ठीक है, तो वो ऑनर्स मनी हो जाएगा। यही देखने वाला चीज़ है, ऑनर्स मनी हो जाएगा, क्योंकि हम इक्विटी खरीद रहे हैं, क्योंकि हम इक्विटी खरीद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इक्विटी खरीद रहे हैं, ठीक है, इक्विटी के सेंस में कर रहे हैं। इक्विटी बताया था ना, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बाबू, नहीं तो लॉस। तो बैलेंस शीट इस तरह से दिखेगा। तो नाउ द वैल्यू ऑफ द ऑनर्स इन द कंपनी विल बी 2 करोड़। हाँ, कहे कि हम भी ऑनर है ना, हम खरीदे तो हम भी पेटीएम का ऑनर बन गए ना। एंड 100% ऑनरशिप, ठीक है, एंड न्यू ओनर्स वुड लाइक टू होल्ड द ओनरशिप शेयर डॉक्यूमेंट इन प्रोपोर्शन टू, ठीक है, जैसे 50 ऑनर्स मनी कितना हो गया, 2 करोड़। अरे 2 करोड़ हुआ ना जी, 1 करोड़ ऑनर का जो इंटरप्रेन्योर है उसका, और 1 करोड़ जो हम लोग हैं उसका, ठीक है, मतलब तो 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया। और वैल्यू ऑफ हिज शेयर 100 है, और मान लो इंटरप्रेन्योर 50% कर रहा था ओनरशिप, और तो उसके पास भी 1 लाख शेयर है, लेकिन 100 100 रुपया ईच का। और जैसे जैसे देखो, हाँ देखो, एट द न्यू 1 लाख शेयर विल बी होल्डिंग कंबाइंड 50% ओनरशिप, 1 शेयर ऑफ 100। अगर कंपनी इंक्रीज करती है, कंपनी का एसेट इंक्रीज करती है, वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग बिकॉज द कंपनी मेकिंग प्रॉफिट, तो क्या है, हमारा शेयर का भी दाम बढ़ेगा, ठीक है। और मान लो कि मतलब डबल हो जाता है वैल्यू जो है, 2 लाख शेयर विल बिकम 4 करोड़। मान लो कि प्रॉफिट करके इतना पे आ गई, 4 करोड़ पे आ गई, तो शेयर प्राइस कितना हो जाएगा, शेयर प्राइस हम लोग 200 रुपया पर शेयर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बना ली 2 करोड़ का, ठीक है, कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़, ठीक है। तो हेंस द कंपनी शेयर प्राइस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो बैलेंस शीट अब कैसे दिखने लगेगा, तो देख लो भाई, ये ऐसे दिखेगा। अब ये 2 करोड़ शेयर होल्डर का मनी कितना हो गया, 4 करोड़, और शेयर का प्राइस बढ़ गया। इसी तरह से मार्केट काम करता है, समझ गए ही होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहे हैं तुमको कि अदानी अंबानी जो भी है ना, ऐसे ही अमीर बनते हैं। जैसे कि मान लो कि 50% शेयर उनके पास है, ठीक है, और 50% शेयर पब्लिक के पास है, कंपनी बनाई प्रॉफिट, ठीक है, या 30% शेयर उनके पास है और 70% शेयर पब्लिक के पास है। मान लो कंपनी बनाई प्रॉफिट, तो शेयर का दाम तो प्राइस अप करेगा, और तब इनका जो 30% है उसी तरह वैल्यू इसका बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, और ये अमीर गरीब होते रहते हैं। और कुछ नहीं होता, ठीक है। So let's we will move to another part. In particular, fixed interest rates and gets debt security. ठीक है, at a particular क्या लिखा हुआ यार, in the above example, investor are investing putting money into company in the following two ways. ठीक है, कैसे कैसे कर रहे थे, एक तो देखा हमने, क्या उसी को समझाएगा और कुछ नहीं यार, डेब्ट सिक्योरिटी में और इक्विटी सिक्योरिटी में। सो अगेंस्ट टोटल एसेट द कंपनी इशूज आइदर डेब्ट और इक्विटी सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर, एंड सेम आर द रिप्रेजेंटेड इन द कंपनी अकाउंट बुक फॉर द लाइबिलिटी साइड। हाँ, कुछ भी हो, चाहे डेब्ट हो या इक्विटी हो, लाइबिलिटी साइड में तो और एसेट साइड में जाएगा ही। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, 10 मिनट का और लेक्चर को बढ़ा ही देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी है ना, वो क्या होता है, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इशू करती है, ठीक है। और जो है ना, जीसेक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बट प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड हेंस आर रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इशूज ओनली डेब्ट सिक्योरिटी। अब बताओ, डेब्ट सिक्योरिटी क्यों भाई, इक्विटी क्यों नहीं, इक्विटी इसलिए नहीं क्योंकि गवर्नमेंट में तुम ऑनरशिप नहीं ले सकते। गवर्नमेंट में तुम ऑनर बन जाओगे इक्विटी लेके, नहीं, ये नॉट पॉसिबल है। इसीलिए, और क्या, रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, यही तो सरकार है, यही तो सर्वे सर्वा है, ठीक है। तो इसमें तो रिस्क कहाँ से, हाँ, ठीक है। अब श्रीलंका जैसी गवर्नमेंट हो तो कांड से, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पे पब्लिक को ट्रस्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे कैसे इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, ऑयल बॉन्ड इशू करती है, फर्टिलाइजर बॉन्ड इशू करती है, फूड बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जब भी इसको ज़रूरत पड़ता है तो, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया इंपॉर्टेंट क्या था, इसको क्या बोलते हैं, ये बात एकदम दिमाग में रखना कि इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं।
देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ना ऑक्शन के थ्रू कंडक्ट करवाती है आरबीआई। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया जाता है ऑक्शन के थ्रू, आरबीआई कराती है। ऑक्शन कंडक्ट करवाया जाता है ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पे, जिसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। बेसिकली ई-कुबेर प्लेटफॉर्म जो है वो जहाँ पे प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट फंड्स who fund maintain fund account, current account and security account with RBI are member of the electronic platform। तो याद करने वाला चीज़ क्या है, पूछ देगा क्वेश्चन में कि आरबीआई जो ऑक्शन करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, उस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ई कुबेर। और एक तरह का क्या है, बीपीएससी तो ऐसे ही पूछेगा कि ये एक तरह का सीबीएस है कि कोई ट्रांजैक्शन का माध्यम, मतलब ये है, ऐसे करके पूछ देगा। तो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे कौन कौन देख लिए, कौन कौन कर रहा था। यहाँ पे कर रहा था कमर्शियल बैंक, यहाँ पे कर रहा था शेड्यूल यूसीबीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं आगे का चैप्टर में। शेड्यूल कमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं, प्राइमरी डीलर किसको बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए क्या होता है, पीएफआरडीए क्या होता है, सब देखेंगे हम। मेंटेन द फंड्स अकाउंट, आरबीआई का मनी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का फंक्शन, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे का 2-3 लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो फंड्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, ये सब तो हो ही गया। तो ई-कुबेर कैन प्लेस देयर बिड्स द ऑक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। देयर इज एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट इन द जीसेक, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, इसको एनडीएस ओएम बोलते हैं, इस सच ए मार्केट प्लेटफॉर्म, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है, जिससे का नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग होता है। पूछ देगा कि प्राइमरी मार्केट में होता है क्या, नहीं, ये सेकेंडरी मार्केट में होगा, ठीक है। कैन स्टॉक एक्सचेंज जो है आर ऑल्सो ए सेकेंडरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज में भी ना गवर्नमेंट तुमको मिल जाएगा, बहुत सारा गवर्नमेंट का बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। पहले देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 4 टाइप का है। पहला जो है वो ट्रेजरी बिल है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल जो है वो, और दूसरा क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल है, और तीसरा क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। चौथा है स्टेट डेवलपमेंट गोल। तो ये तीनों जो है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये तीनों, ठीक है। ये तीनों जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। स्टेट डेवलपमेंट लोन कैन बी इशू बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट डेवलपमेंट गोल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कोई नहीं, स्टेट डेवलपमेंट जो लोन है वो कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे, किसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल, किसको बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल, सीएमबी बिल, और किसको बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटी। तो जो ट्रेजरी बिल है ना, वो एक तरह का शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज़ है। क्या है, शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है, और इसका जो है कितना दिन का होता है, लेस देन 1 ईयर। जैसे इस तरह से होगा 91 डेज, 91 डेज, 91 डेज, 182 डेज, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 273 डेज, ठीक है। और ऐड होगा क्या, 90, हाँ। तो लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर दिया, मैच्योरिटी लेस देन ईयर है। ट्रेजरी बिल इज जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करता, तब काहे के लिए खरीदेगा आदमी भाई। तो देखो इसमें क्या होता है, सपोज करो कि 100 रुपये का ट्रेजरी बिल इशू हुआ, ठीक है, 100 रुपये का टी बिल इशू हुआ, ठीक है, इसका 100 रुपये का। लेकिन ये जो है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो आदमी क्यों देगा। तो ये है जो डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होता है। जैसे कि मान लो कि 98 रुपये में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया 100 रुपये का। अब इसका जब मैच्योरिटी पूरा होगा ना, जैसे कि 91 डेज हो गया, तो 91 डेज के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुमको 100 रुपये दे देगी। तुम 100 रुपया में नहीं खरीद रहे हो, तुम खरीद रहे हो कितना में, 98 रुपीज़ में। तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना देगी, 100 रुपया देगी। कब देगी, 90, 91 दिन, 182 दिन, उसके बाद ही देगी। तो यही समझाया गया इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा ना, नहीं आ रहा तो बोलना कैसे बोलोगे यार। तो ये हो गया।
91 डेज ट्रेजरी बिल, जैसे बताएं फेस वैल्यू पे, यही याद रखना। तो ट्रेजरी बिल आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट, ये याद रखना। स्टेटमेंट कैन बी फ्रेम्ड, ठीक है। इंस्टेड दे इशूड एट डिस्काउंटेड रिडीम फेस वैल्यू, ठीक है। 98.20 हम 98 बता दिए थे, कोई बात नहीं। 1.80 इसको मिलेगा। अब देख लेना ये 1.80, अब इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? 1.80 बाई 98.20 इंटू 100, यही होगा ना भाई, जो भी परसेंटेज आएगा। 100 पे मत निकालने लगना, वही परसेंटेज होगा फेस वैल्यू, ठीक है। तो कैश मैनेजमेंट बिल जो है इन द 2010 में लेके आई कैश मैनेजमेंट बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के कॉन्सुलेशन से न्यू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट नोन एज सीएमबी टू मीट द टेम्पोररी, बेसिकली ट्रेजरी बिल के तरह ही है। तो टेम्पोररी जो है मिस मैसेज इन द कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सीएमबी हैव द जेनरिक कैरेक्टर ऑफ टी बिल बट आर इंश्योर्ड एट मैच्योरिटी लेस देन 91 डे ट्रेडेड इन मनी मार्केट। अब डेटेड सिक्योरिटीज क्या होता है यार? दिस आर द बेसिकली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। डेटेड सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म होगा, याद कर लो। डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म, डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं तुम्हारे लिए, इतना याद करो। Now these are the basically long term security issued by central government and generally have a tenure of 5 year to 50 years। सोच रहा है 5 साल से 50 साल। They can be different category, fixed rate bonds, interest can be fixed till maturity and floating rate bond। देखो कितना मजेदार, जैसे जैसे देखेंगे फ्लोटिंग कैसे, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्डिंग होगा, इन्फ्लेशन के साथ मिलेगा पैसा, ठीक है। फ्लोट रेट बॉन्ड्स, द इंटरेस्ट कूपन रेट इज नॉट फिक्स दैट कैन बी लिंक टू यील्ड ऑफ द ट्रेजरी बिल। यील्ड ऑफ द ट्रेजरी बिल के साथ भी लिंक किया जा सकता है, यही यील्ड है। यील्ड अभी बताया था ना, 1.80 बाई डिवाइडेड बाई 98.20 इंटू 100, वही हो जाएगा यील्ड। चलो चलो बुलावा, देख लिए फ्लोटिंग रेट में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कूपन रेट फिक्स नहीं किया जाता है, और यील्ड ऑफ द ट्रेजरी बिल फ्लोटिंग रेट में यील्ड ऑफ द ट्रेजरी बिल के साथ लिंक किया जाता है, यही समझने वाला बात था। अब देखते थे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या है। तो इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल बोथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितना अच्छा चीज़ है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड किया जा रहा है। कैन बी लिंक विद एनी इन्फ्लेशन इंडेक्स, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। एवरी ईयर प्रिंसिपल जो है इंक्रीज बाई द इन्फ्लेशन इंडेक्स एंड द इंटरेस्ट इज ऑफर्ड ऑन द इंक्रीज्ड प्रिंसिपल। देखो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा तो 100 से मान लो कि 6% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, 106 हो गया। तो ये 1 ईयर के लिए है ना, तो अगला साल जो है ना हमको अब इस पे मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के साथ हमको एडजस्ट कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो स्पेशल सिक्योरिटीज होता है एक अंडर द मार्केट बोरोविंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या की है, ये दिस वॉज फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेशल सिक्योरिटी लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनी, अभी बताए थे, फर्टिलाइजर कंपनी, ठीक है। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एटसेट्रा पॉपुलरली कॉल्ड ऑयल बॉन्ड्स, फर्टिलाइजर बॉन्ड्स, फूड बॉन्ड्स। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था ना, जो गवर्नमेंट बोल रही थी कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो अपने टेन्योर में जो बहुत सा मतलब ऑयल बॉन्ड इशू करके रखी थी, उसके कारण जो है वो मतलब ऑयल का प्राइस जो है इन्होंने बढ़ा दिया था, ठीक है। ऑयल का प्राइस जो है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल का प्राइस जो है वो बढ़ रहा था, उसी के कारण गवर्नमेंट ऐसा लॉजिक दे रही थी कि उस वो बॉन्ड पे हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑयल मार्केट जो बॉन्ड था उस पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इसी के कारण जो है इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो भी तेल है, पेट्रोल है, वो महंगा है, सस्ता नहीं हो पा रहा। देखो बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इशू करती है बैंक रिकैपिटलाइजेशन बैंक, जो 2018 में आया था पब्लिक सेक्टर बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए, जिसका मतलब जिसमें प्रॉब्लम हो रहा था, एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसी के लिए लाई थी। वही बॉन्ड मतलब तो समझा ही दिए यार, ऐसा ही। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये इसका क्या है ना, ये इस तरह का यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। तो प्राइस जो है ना गोल्ड का, कमोडिटी प्राइस ऑफ जो गोल्ड है वो लिंक्ड होता है बॉन्ड से, ठीक है। तो ये ऑल्सो बजटेड इन द ल्यू ऑफ मार्केट बोरोविंग। मार्केट बोरोविंग के सेंस में भी इसका यूज़ करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का। इससे क्या होगा ना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से जो कमोडिटी गोल्ड है ना, उसका जो है वो मतलब थोड़ा सा इम्पोर्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लोगे तो तुम्हारा गोल्ड के सेंस में प्राइस बढ़ता रहेगा। तो फिजिकली नहीं रखने से अच्छा जो है, सॉरी ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है सॉवरेन, मतलब गोल्ड के कंपैरिजन में प्राइस जो है कमोडिटी के प्राइस में बढ़ते रहेगा, ठीक है। और कुछ नहीं समझने वाला बात है इसमें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वही है। स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या है, व्हेन स्टेट वांट्स मनी
लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करती है, डेट सिक्योरिटी मोर देन 1 ईयर, इसी को स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलते हैं। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है ना वो रेगुलेटेड मैनेज बाय आरबीआई किया जाता है। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पैसा चाहती है तो आरबीआई क्या करती है, मनी फॉर्म इशू सिक्योरिटी इशू करके मार्केट से लेती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके। बेसिकली प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन बोलते हैं उसको, और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन जहाँ पे ये ट्रेडेड होता है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट हो गया और सेकेंडरी मार्केट हो गया, ठीक है। ट्रेजरी बिल, क्या सीएमबी, ट्रेजरी बिल, डेटा सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन ट्रेडेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, और ट्रेजरी बिल, डेटा सिक्योरिटी, स्टेट डेवलप और ऑल्सो ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक। प्राइमरी मार्केट वही जहाँ पे अभी बताए थे कि जैसे कि कमर्शियल बैंक ये सब जो है वो कर रही थी, क्या कर रही थी, सिक्योरिटीज़ को खरीदती थी। सेकेंडरी मार्केट में क्या देखें कि बॉम्बे एनएसई भी तुम भी जाके खरीद सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब देखो रिटेल डायरेक्ट स्कीम आया था और दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में क्या बोला था ना कि रिटेल इसको क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर विल, देखो पहले क्या होता था ना कि कंपनी, जैसे अभी हमने बताया ना कि पहले जो है इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंक, कमर्शियल बैंक हो गई, वही सब इन्वेस्ट कर सकते थे डायरेक्ट आरबीआई से जाकर, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। लेकिन अब जो है ना तुम रिटेल अकाउंट भी खोल सकते हो, ये 2 साल पुराना न्यूज़ में था, तो अब ये स्टैटिक बन गया है, ठीक है। तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर विल एबल टू ओपन ए रिटेल गिल्ट अकाउंट विथ आरबीआई। तो परचेज करेगा कहाँ से, अभी तो पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली, यही कीवर्ड है कि डायरेक्टली क्या करेगा, प्राइमरी मार्केट में परचेज करेगा, as well in second as well as in the secondary market, but still they cannot participate in competitive bidding process। वहाँ bidding नहीं कर सकता है जाके कि तुम बोली लगाओगे, रिटेल इंडिविजुअल जाके वहाँ पे तो परचेज कर सकता है क्या क्या रिटेल इन्वेस्टर, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ट्रेजरी बिल को, डेटा सिक्योरिटीज़ को, स्टेट डेवलपमेंट लोन, इसको भी स्टेट डेवलपमेंट लोन अभी बताया था ना, डेटा सिक्योरिटी 5 to 50, स्टेट डेवलपमेंट लोन जो का कितना मतलब स्टेट के लिए था, ठीक है। और ट्रेजरी बिल और सीएमबी क्या था, शॉर्ट टर्म था, ठीक है, टेम्पोररी मिसमैच ऑफ कैश मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखने के लिए लाया गया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी कर ही सकता है। द स्कीम विल बी एक्सपेंड टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द country and ensure easier access to capital market with the simple secure mechanism. This scheme will give a strength to the inclusion to everyone in the economy as it will bring middle class employment सबको, small business को, senior citizen को, small saving directly into government securities। और government securities have the provision of guaranteed settlement जो एश्योर करता है सेफ्टी ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर को। तो ये चीज़ हमने देखा आज के सेंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो बाकी कल से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होगा वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, ये कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया, इम्पोर्टेंट ये भी है। उसके बाद मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ कंपनी, कल ही का शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही आरबीआई का मनी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट होगा, कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा। हम लोग नाबार्ड पढ़ेंगे, एनएचबी पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक पढ़ेंगे, बैंक का टाइप पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक पढ़ेंगे, कब बना, कैसे क्या हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, सीपीआई पढ़ेंगे। सीपीआई तो पहले भी इंडेक्स पढ़े थे ना, लेकिन इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। होप की लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।